धन्यवाद सभापति महोदय। धन्यवाद सभापति महोदय। आपने मुझे माननीय फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांगों पर तथा मणिपुर के बजट पर अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया है। मैं इस विषय पर अपनी बात प्रारंभ करने से पहले अपने लोकसभा क्षेत्र धौरारा की महान विभूतियों सीतापुर के निर्माता महाराजा छीता पासी जी, मितौली के महाराजा मितान पासी जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए अपने नेता आदरणीय श्रद्धेय नेताजी के पुण्य स्मृतियों को नमन करता हूं। सभापति जी, मणिपुर का बजट आखिर संसद में किन हालातों में प्रस्तुत करना पड़ रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब आधी आबादी राहत कैंपों में रह रही हो तो फिर इस बजट का लाभ किसको मिलने वाला है? मैं मणिपुर के बजट पर विस्तार से नहीं जाना चाहता। आदरणीय सभापति जी, आज 11 मार्च है। हम पूरक अनुदान मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। माइक ऑन रखिए। हम पूरक अनुदान मांगों पर जब चर्चा कर रहे हैं, अभी होली भी है, ईद की भी छुट्टी होनी है, शनिवार रविवार भी होना है। 31 मार्च में कितने दिन बचे हैं माननीय सभापति जी? इस नए बजट को कैसे खर्च कर पाएंगे? पहला अनुपूरक आप दिसंबर में लाए, दूसरा फिर ले आए हैं। इसका मतलब आप इस मद को लूटना चाहते हैं। इसका मतलब ये बजट आपका चुनावी चंदा बन जाएगा। 51,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट जो आपने मांगा है, इसकी प्राप्ति कहां से होगी, इसका कोई जिक्र आपने नहीं किया है। कोई नया मद का न होना ये बताता है कि आपका नियोजन सही नहीं है, आपका वित्तीय अनुशासन सही नहीं है। इसलिए आपको बार बार अनुपूरक लाना पड़ता है। खाली भाषण आपके पास है। प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग आपने बना करके जो नीति आयोग बनाया है वो बेईमानी साबित हो रहा है। इसलिए सभापति जी, मैं सरकार से जानना चाहता हूं, वादा किया गया था उजालों का क्या हुआ? जन्नत के उन हसीन हवालों का क्या हुआ? साहों की सैर के लिए रास्ते तो बन गए, लेकिन आवाम के पैर के छालों का क्या हुआ? आदरणीय सभापति जी, जब माननीय वित्त मंत्री जी जवाब देंगी तो मैं ये जानना चाहूंगा कि वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है, जो मैं ले करके आया हूं, कि यूएसएड जो कि बंद हो गया है, और वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि यूएसएड का पैसा भारत की आर्थिक परियोजनाओं में लगा है। जब यूएसएड बंद हो गया तो क्या वो परियोजनाएं बंद हो जाएंगी? मसलन क्या उन सारी परियोजनाओं को रोक दिया जाएगा? वित्त मंत्री जी जब जवाब देंगे तो उसको बताने का काम करेंगे। माननीय सभापति जी, तमाम विभागों पर बजट आया है। कृषि कल्याण पर आपने अतिरिक्त बजट मांगा है। आज देश के अंदर सबसे ज्यादा कोई बेहाल है तो इस देश का अभी समय नहीं हुआ है। इस देश के अंदर कोई बेहाल है तो सबसे ज्यादा किसान बेहाल है। कोई बाजार नहीं है, उत्पादन का कोई उसको। माननीय सभापति जी, जिस माहौल में मैं भाषण कर रहा हूं, 15 मिनट हमारी पार्टी का समय है। आप मुझे आपका संरक्षण चाहिए सभापति महोदय, प्लीज। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसान सम्मान निधि से इस देश के किसान का कल्याण नहीं होने वाला है। इसलिए किसानों का कर्जा माफ करिए। माननीय अखिलेश यादव जी ने हम लोगों को सिंधु बॉर्डर पर भेजा था। डल्लेवाल जी आज भी अनशन पर हैं। किसानों की मांगे माननी चाहिए। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंदर ऐसे मानक बना दिए गए हैं, अब आप खड़ंजा लगा हो तो सड़क नहीं बन सकती। 2011 की जनगणना के अनुसार लेंगे तो सड़क नहीं बन सकती। हमारी आपसे मांग है, हम सांसदों के पास है क्या? प्रधानमंत्री सड़क योजना ही तो हम लोग बनवा सकते हैं, उसके मानक का सरलीकरण किया जाए। माननीय सभापति जी, हम लोग दिल्ली की चमक दमक देखने नहीं आए हैं, हम अपने क्षेत्र के लाखों जनता की उम्मीदें लेकर के दिल्ली आए हैं। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं सभापति जी, सत्ता पक्ष के नेता कहते हैं कि 2014
के बाद तमाम परिवर्तन हो गया है, लेकिन 2014 के बाद अगर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो सांसद निधि जो 2014 में थी वही आज भी है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं 90 लाख जीएसटी, 10 करोड़ कंटीजेंसी, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आइए मिलकर के विकसित भारत बनाएं। क्या 4 करोड़ में खाक विकसित भारत बनाएंगे? इसलिए सांसद निधि हमारे उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ एक विधायक की है, इसलिए 5 करोड़ के हिसाब से 25 करोड़ रुपए सांसद निधि की जाए। इसलिए सभापति जी आखिरी बात कहते हुए, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं इन बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन अंधेरों का अंधा तमाशबीन नहीं। बहुत धन्यवाद। और थोड़ी देर बैठना पड़ेगा, मैं बैठा हूँ आपके। अब बैठो तो मणिपुर के The next speaker, Shri Javed Ali Khan. Sir, you have 3 minutes, sir. धन्यवाद सभाध्यक्ष जी। समय बहुत कम है, इसलिए भाषण की शक्ल में अपनी बात नहीं कहूंगा, ना ही कोई गैर जरूरी टिप्पणियां करूंगा। नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 जब से लागू हुई है और इस पॉलिसी के बारे में ये भी कहा गया कि इस पर जितने व्यापक विचार विमर्श की अपेक्षा थी वो नहीं हो पाया था। जब इसका ड्राफ्ट बना था 500 कुछ पेज का, तो उस पर तो लोगों की राय मांगी गई थी, लेकिन जब फाइनल ड्राफ्ट इसका बना 60-65 पेज का, उस वक्त किसी से कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। राज्यों से भी विचार विमर्श नहीं किया गया, शिक्षाविदों से भी विचार विमर्श नहीं किया गया। यहां तक के जो एक संस्था है बहुत पुरानी, अंग्रेजों के जमाने की है, कैबे, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो समय समय पर जिसकी बैठकें होती थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनने से पहले से उसकी कोई बैठक नहीं हुई और बाद में भी कोई बैठक नहीं हुई। इसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे कंफ्यूजन भाषा के संबंध में, दाखलों के संबंध में, नियुक्तियों की प्रक्रिया के संबंध में वो रह गए, जिनका कोई हल नहीं निकल पा रहा है। और यूजीसी को हायर एजुकेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनने के बाद करीब 3 दर्जन रेगुलेशन समय समय पर जारी करने पड़े हैं, एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करते हुए। सर, हायर एजुकेशन की स्थिति ये है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक कमीशन बनाने की बात कही गई थी कि सारी संस्थाओं को मर्ज करके एक हायर एजुकेशन कमीशन बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक उसकी दिशा में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। कुछ साल पहले एक ड्राफ्ट उसका जरूर सर्कुलेट हुआ था, लेकिन उसमें क्या प्रगति है ये बताना चाहिए शिक्षा मंत्री जब जवाब दें। एक बहुत बड़ा कमिटमेंट देश के साथ पिछले कई बजटों पर किया गया है और आमतौर पर एक मांग रही है कि जीडीपी का 6% हम शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करेंगे, लेकिन सभाध्यक्ष जी आज हम 2.7% भी पूरे तरीके से खर्च नहीं कर पाते हैं। तो 6% का जो संकल्प पिछले बजटों में कहा गया था, उस तरफ, उस दिशा में क्या स्थिति है, ये बात भी शिक्षा मंत्री जी को बतानी चाहिए। सर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो संस्थाएं हैं उनमें बहुत बुरी स्थिति है। पूरे हम अध्यापन कार्य में या नियुक्तियों में हम पूरी नियुक्तियां नहीं कर पा रहे हैं। करीब 33% वैकेंसीज हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी और केंद्र सरकार की दूसरी संस्थाओं में। उसका सीधा असर आरक्षण पर पड़ रहा है। SC, ST, OBC का आरक्षण भी पूरे तरीके से हम नहीं भर पा रहे हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 9% SC, 3% ST, 14% OBC हैं। और जो बहुत ही फेवरेट कैटेगरी, 1 मिनट और लूंगा, जो बहुत ही फेवरेट कैटेगरी हमारी सरकार की थी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उसका भी हम पूरे तरीके से कोटा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मैं 2 बातें सिर्फ स्कूल एजुकेशन के बारे में कहना चाहूँगा। प्राइमरी एजुकेशन की स्थिति तो ये है
कि जो ड्रॉप आउट होता है सरकारी स्कूलों से वो घर ही नहीं बैठते, बल्कि बहुत से लोग सरकारी स्कूल छोड़ करके वो जाते हैं निजी स्कूलों में। आज हम देखते हैं कि सरकारी स्कूल तो बंद होने के कगार पर हैं और निजी स्कूल गली मोहल्लों में खुलते चले जा रहे हैं। लोगों की संख्या, उसके अंदर छात्रों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। कारण क्या है? मैं एक कारण बताना चाहता हूं सर कि क्यों प्राइमरी सरकारी स्कूलों से लोग विमुख हो रहे हैं और निजी स्कूलों की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि प्राइमरी स्कूल में सरकारी में जो अध्यापक पढ़ाते हैं उन्हें पढ़ाई के अलावा करीब करीब 32 कार्य ऐसे करने होते हैं जिनका शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। वो बीएलओ की ड्यूटी करेंगे, वो चुनाव की ड्यूटी करेंगे, राशन बट रहा है नहीं बट रहा है इस बात का सुपरविजन करेंगे, पल्स पोलियो का काम करेंगे, बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी देंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में ड्यूटी देंगे, राशन कार्डों का सत्यापन भी करते हैं, मिड डे मील का सुपरविजन भी करते हैं, जनगणना भी वही करते हैं, पशुगणना भी वही करते हैं, बाल गणना भी वही करते हैं, वृक्षारोपण भी वही करते हैं। इस प्रकार के 32 काम हैं। जब ये सब काम स्कूल के अध्यापक करेंगे तो पढ़ाएंगे किस वक्त? इसलिए लोग प्राइमरी स्कूलों से, सरकारी स्कूलों से छोड़ करके उसकी तरफ जा रहे हैं। आखिरी बात में पीएम पोषण शक्ति निर्माण पर मैं कहना चाहता हूं। आज की तारीख में हम मिड डे मील जिसे हम पहले कहते थे उस पर हम 6 रुपए 19 पैसे प्रति छात्र खर्च करते हैं। दिसंबर तक ये 4 रुपए 97 पैसे था। और इससे भी बुरी हालत ये है कि जो बनाते हैं रसोइया, जो महिलाएं रसोइया का काम करती हैं, उन्हें हम मात्र 2000 रुपए का वेतन देते हैं, मानदेय देते हैं। मानदेय सर, वेतन न देने का बहाना है, ये नाम जो गढ़ा गया है मानदेय, वेतन न देना पड़े इसलिए उसको मानदेय कहते हैं। पूरे दिन वो स्कूल में काम करते हैं, एक रसोइया 50 बच्चों का खाना बनाते हैं। स्कूल में कोई सफाई कर्मचारी सरकारी में नहीं होता, उसके अंदर वो सफाई भी उससे करवाते हैं और सिर्फ 2000 रुपए देते हैं। मैं शिक्षा मंत्री जी से ये मांग करना चाहूंगा कि स्कूलों में जो मिड डे मील बनाती हैं महिलाएं, जो रसोइया हैं, उनका तनख्वाह बढ़ाई जाए। 2000 की बजाय कम से कम उन्हें 10,000 रुपए दी। आखिरी बात मैं पीएम श्री विद्यालय पर सर कह दूं, बहुत ढंढोरा पीटा जा रहा है। पीएम श्री विद्यालय होगा, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। माननीय शिक्षा मंत्री जी, मेरे जिले के बड़े अधिकारियों ने मुझसे कहा सर आखिरी 30 सेकंड के पीएम श्री के अंदर कुछ सोलराइजेशन करना है, सोलर लाइटें आप अपनी निधि से दे दीजिए, वाटर कूलर आरओ के प्लांट लगने हैं वो दे दीजिए, और एमएलओ से मांग रहे हैं। मैं कहता हूं कि जब ये एक महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है, प्रधानमंत्री के नाम पर है, तो इसमें सांसदों से और विधायकों से निधि किस लिए मांगी जा रही है? ये तो प्रायोरिटी पर सरकार को करना चाहिए था। ऐसी स्थिति है, पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था जो है अधर में लटकी हुई है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बड़ा आपका कृपा होगी कि शिक्षा को गंभीरता से लीजिए और शिक्षा नीति को सही तरीके से अमल में लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मान्यवर, ये जो बजट जा रहा है, ये स्कूल की शिक्षा को सुधारने के लिए जा रहा है या स्कूल को बंद करने के लिए जा रहा है? इसमें भी विचार होना चाहिए, क्योंकि जब तक पीडीए के लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आदि आबादी, गांव का किसान, गरीब मजदूर का बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाएगा, तब तक कैसे भारत विकसित होगा? अगर विकसित भारत बनाना है तो एक देश एक शिक्षा लागू करनी चाहिए। एक प्रकार की शिक्षा, सबके लिए शिक्षा व्यवस्था हो जाए, एक तरह की व्यवस्था हो जाए, तो मैं समझता हूं कि जरूर विकसित भारत बनेगा। मान्यवर, पुलिस विभाग के लिए भी पैसा मांगा गया है इसमें, पुलिस विभाग का भी बजट इसमें मांगा गया है। पुलिस की क्या स्थिति है? आज उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह की घटनाएं हो रही हैं? अभी बनारस में नीट की तैयारी करने एक बिहार की बिटिया आई थी, स्नेहा कुशवाहा, की संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। और पुलिस ने वहां पे, जब पीएम जहां पे हो रहा था पोस्टमार्टम हाउस, वहां पे भी जाके जिस तरह का उसने व्यवहार किया, जिस तरह की बर्बरता की, मुझे लगता है कि इस पे भी सदन को और सबको चिंता करनी चाहिए और उस बिटिया को न्याय कैसे मिले इस पे भी चिंता होनी चाहिए। बजट मांग लेने से कुछ नहीं होगा जब तक जमीन पे काम नहीं होंगे, जमीन पे जब तक व्यवस्था नहीं सुधरेगी। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँ, अभी विप्लव देव जी बोल रहे थे, चले गए, इन्होंने बड़ा गुणगान किया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू किया गया, पास कराया गया। अरे पास करा के क्या रखने के लिए पास कराया गया?
अगर ये सरकार सदन को बताए कि हम उसको कब से लागू करेंगे। केवल महिलाओं को बरगलाने से काम नहीं चलने वाला। हमारे यहाँ की महिलाएं स्वावलंबी बने, हमारी महिलाएं भी यहाँ सदन में आए, इसके लिए आपने किया है, इसका स्वागत है। लेकिन वो लागू कब होगा? केवल भाषणों में चलता रहेगा क्या? इसलिए उसको लागू करने की व्यवस्था होनी चाहिए। मान्यवर, इसमें मणिपुर का भी बजट शामिल है। मणिपुर जिसका शाब्दिक अर्थ है आभूषणों की भूमि। यहां प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर भंडार है। यहां की अर्थव्यवस्था कृषि और कृषि आधारित उद्योग पर निर्भर है। मणिपुर में उच्च शिक्षा की भी व्यवस्थाएं थी, लेकिन सब ठप पड़ी हुई हैं। यहां निवेश की अपार संभावनाएं थी, परंतु डबल इंजन सरकार की नीतियों के कारण केवल दंगे हो रहे हैं और हिंसा से त्रस्त घायल मणिपुर समाधान का इंतजार कर रहा है। मणिपुर और मॉरिशस, तो मैं तो आज निवेदन करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जब मॉरिशस से आए तो मणिपुर भी चले जाएं। मणिपुर जरूर चले जाएं। मणिपुर हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है और वहां पे जिस तरह की वातावरण है, जिस तरह का माहौल है, माननीय वित्त मंत्री जी को यहां बजट रखना पड़ रहा है। अच्छा होता कि ये बजट वहां की विधानसभा में पास होता। ये अच्छा होता कि वहां के लोग इसको तय करते। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि मणिपुर का बजट यहां लाना पड़ रहा है। और मान्यवर, जो पिछले दिनों वहां की सरकार ने बजट पास किए, एक बार उसकी भी जांच कर लेनी चाहिए। कहीं वो बजट इन दंगों को भड़काने में तो नहीं इस्तेमाल कर लिया गया। और जिस तरह से मणिपुर जल रहा है, हल ढूंढने में ना तो केंद्र की सरकार ने और ना ही राज्य की सरकार ने कभी कोई राजनीतिक इच्छा का इजहार किया। मणिपुर के हालात बेहद खराब रहे हैं। गृह मंत्रालय की जो ताजा रिपोर्ट आई है, उसमें यह स्पष्ट है कि वर्ष 2023 से समूचे पूर्वोत्तर भारत में जो हिंसाएं हुई हैं, उसमें लगभग 77% हिंसाएं मणिपुर में हुई हैं। मान्यवर, मणिपुर में हुई हिंसा में सैकड़ों नागरिक और सुरक्षा कर्मियों की जान गई है। महिलाओं पर अत्याचार के जिस तरह के वीडियो आए, वे किसी भी सभ्य समाज में मुंह पे तमाचा है, बहुत बड़ा तमाचा है, ऐसा वीडियो आया। मान्यवर, मणिपुर में मई 2023 से अभी तक बड़े पैमाने पर जाति हिंसा का शिकार बना हुआ है। हिंसा का दौर अभी जारी है। सरकार लगातार दावा करती आ रही थी कि स्थिति नियंत्रण में है, नियंत्रण में आ जाएगी। लेकिन मान्यवर, ऐसा हुआ नहीं और बहुत देर के बाद वहां के मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया है। बहुत देर कर दी, गलती मानने में बहुत देर कर दी। आज वहां की जो हालात हैं, जो जाति संघर्ष में हजारों लोगों की जान चली गई है, हजारों परिवार बेघर हुए हैं, उसके लिए भी इस बजट में चर्चा आई है, मणिपुर के बजट में, कि हम उनको बसाएंगे। लेकिन उससे पहले ये याद रखा जाना चाहिए कि जो हिंसा की ये घटनाएं हुई हैं, इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बनी हैं। और जो बीरेन्द्र सिंह की सरकार थी, केंद्र की सरकार के स्तर पे जो चुप्पी रही, हम पूरे भारत के लोग अब तक ये सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर कब जाओगे। लेकिन इस पे चुप हैं, प्रधानमंत्री जी भी चुप हैं। इसलिए गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, राजधर्म का पालन करते हुए कुछ ऐसी व्यवस्था करिए कि मणिपुर शांति की तरफ चले। पूरा देश ये कहता है कि वो पूरी दुनिया की यात्रा करते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जाते। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि धूमिल हुई है। अब जबकि वहां का समाज बुरी तरह से पट गया है और समरसता दूर की कौड़ी हो गई है, सरकार ने वहां के लोगों से को भरोसे में लिए बगैर
दो फैसले लिए जो विवादित रहे। भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाना और मुक्त आवागमन व्यवस्था खत्म करना है। इन फैसलों का मणिपुर के कई आदिवासी संगठनों ने विरोध भी किया था। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ आपको कहना चाहता हूं, एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर यहाँ चर्चा हो रही है। इससे पहले भी आप ही के चेयर ने कहा कि रूल के हिसाब से चर्चा होनी चाहिए। यहाँ रूल खंडित किया जा रहा है, हम लोग सुन रहे हैं। एक एक सेंटेंस जो बोला जा रहा है हम शायद यहाँ समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, मगर इसके कारण मणिपुर में स्थिति बिगड़ने की परिस्थिति आ सकती है। एक एक सेंटेंस का वैल्यू और महत्व है। आप सुनिए इस बात को, इसके संवेदनशीलता को बनाए रखा जाए। इसकी संवेदनशीलता और सेंसिटिविटी को हम सब रेस्पॉन्सिबल है। मणिपुर जितना हमारा है उतना आपका भी है। हम सब पार्लियामेंटेरियंस का ये दायित्व है कि वहाँ जान माल की हानि हमारे सेंटेंस के कारण ना हो। ठीक है। अरे भाई माननीय सभापति जी, ठीक है संबित माननीय सभापति जी आप कंटिन्यू कीजिए, लेकिन विषय को ध्यान में रखिए। डॉक्टर साहब अगर इतनी चिंता पहले कर ले और वहाँ चले जाए एक बार, तो वहाँ व्यवस्था ठीक हो सकती है। अभी भी नहीं जा रहे। मान्यवर, हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने वहाँ की स्थिति पर स्वतः संज्ञान लिया और निगरानी कमेटी बनाई है। मणिपुर कोई इतना बड़ा और जटिल राज्य नहीं है। वहाँ की स्थितियों से निपटना मुश्किल हो, विवाद भी एक भ्रम की वजह से पैदा हुआ है। अगर सरकार संजीदा होती तो दोनों समुदाय के लोगों को आमने सामने बिठाकर मसले का हल निकाल कोई भी कल्याणकारी सरकार इस तरह पैदा हो गई। माननीय सदस्य, गृह युद्ध जैसे एक मिनट, जो आज विषय है बजट, मणिपुर बजट, आप विषय के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जा रहे हैं। सर, विषय के ऊपर आइए। सर, ये जो बजट मिला है बजट के ऊपर बोलिए। लॉ एंड ऑर्डर इसमें सब्जेक्ट है। ठीक है, आप बोलिए थोड़ा बजट में। लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट है, ठीक है, इसलिए मैं लॉ एंड ऑर्डर पे बोल रहा हूँ। ठीक है, बोलिए। मानवर, जो गृह युद्ध की जैसी स्थिति बनी है उस पे जो हाथ पे हाथ धरे कैसे देख सकती है सरकार। शांति बहाली के लिए सभी पक्षकारों को आम सहमति पर आना जरूरी है। वहां जिस तरह से विवाद में जंगल और जमीन का मुद्दा, अवैध प्रवासियों की समस्या, नशीले पदार्थों की तस्करी का जाल और दूसरे कानूनी पहलू उभरते चले गए हैं, उससे स्पष्ट है कि गतिरोध कई मोर्चे पर है और इन सभी पर काम किए जाने की जरूरत है। भावनात्मक बातों से काम नहीं चलेगा। संवेदनशीलता के साथ गंभीर कदम उठाने की जरूरत है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है सरकार से कि सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी का सुझाव एवं सहयोग लेकर मणिपुर में शांति की बहाली करनी चाहिए। अगर सरकार इस पे पहल करे तो मुझे लग रहा पूरा देश, पूरा विपक्ष साथ देने को तैयार है। और डॉक्टर साहब इसकी पहल करें, क्योंकि डॉक्टर साहब को सुनने में यहाँ बुरा लग रहा है, लेकिन सोचिए जरा पूरे देश के लोगों को कितना बुरा लगा जब वो वीडियो आया था। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जो अनुपूरक बजट आया है, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मैं उनसे ये भी जानना चाहूंगा, पूरा देश जानना चाह रहा है कि अमेरिका के दबाव में जो टैरिफ कम किया गया वो टैरिफ कहां कहां कम किया जा रहा है। ये देश जानना चाह रहा है, क्योंकि टैरिफ आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। और अगर माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो टैरिफ कम होगा उससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा, इसकी भी जानकारी सदन को माननीय फाइनेंस मिनिस्टर को देना चाहिए। मैं इन्हीं बातों के साथ आपका आभार प्रकट करते हुए, आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। करोड़ों किसानों के मुद्दे पर मैं बात रखना चाहता हूं। पिछले दिनों कई बार ऐसा हुआ कि किसानों के जो डेलीगेशन हैं हमारे पास में आकर के मिलकर के अपने ज्ञापन दिए, और मुझे अफसोस इस बात का है कि जो किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, उनको भी अपने कार्यों के लिए आंदोलन करने पड़ते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी इस देश की सरकार को, भारत की सरकार को सारी फसलों पर एमएसपी की गारंटी देनी चाहिए। और जो किसानों का, मैं कहता हूं कि सरकार जो है लोन तो सारे जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनका माफ करती है, क्यों किसानों के लोन को
माफ नहीं किया जाता। कोई भी किसान हो वो किसी एक धर्म से ताल्लुक नहीं रखता है, उनके लोन को माफ किया जाना चाहिए। और ये सरकार ने वादा किया था 2021 के अंदर कि हम कोई भी नया बिजली बिल अधिनियम नहीं लेकर आएंगे, तो इसमें उनका खासतौर से पॉइंट था कि कोई भी इस प्रकार का बिजली बिल नहीं आना चाहिए। माननीय सभापति महोदय जी, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि मेरे संभल के अंदर भी किसान समाज के पूरे देश के अंदर रहते हैं, उनके साथ में भी बहुत बड़ा उत्पीड़न हो रहा है। और जिस तरह से उनके साथ ज्यादती हो रही है और जिस तरह से उनके साथ कानून व्यवस्था के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है, मैं चाहता हूं कि इस देश की सरकार को सिर्फ ये कह करके कि वो प्रदेश का मसला है, इस चीज पे पीछे नहीं होना चाहिए, बल्कि संज्ञान लेना चाहिए इस देश के उन किसान भाइयों के लिए कि उनको आइंदा फिर से दोबारा से आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़े। थैंक यू।